मेरे संज्ञान में अमित जी हैं, हम जैसे अधिवक्ता हैं। करीब 8-10 साल पहले हमारा इनका परिचय हुआ। मुझे लगा कि एक ही आम अधिवक्ताओं के तरीके से, जहाँ यहाँ का कल्चर है कि कचहरी में आना और सबसे पहले अपने आप को उस टीम में शामिल करना कि नहीं मैं कचहरी का हूँ। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला है इस प्लेटफॉर्म में बैठने का कि माई लीगल पेन के द्वारा संचालित जो साइड है उसमें मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ और इसके लिए माई लीगल पेन का जो ऑथर है, जो क्रिएटर होता है, सारा श्रेय उसको जाता है। तो मैं अमित जी को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन छात्रों के लिए जो नए छात्र हैं या जिन्होंने LLB की शुरुआत की है, जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वकालत के क्षेत्र में, उनके लिए आपने ये साइट डेवलप की है। इसके लिए आपको विशेष तौर पे धन्यवाद। आज का टॉपिक जो रखा गया है इस चौपाल में वो है ऑर्डर 39 रूल 1-2। आप नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। CPC का आदेश 39 नियम 1 व 2 ये कब, कहाँ और कैसे लागू होता है, हमें इस पे डिस्कशन करना है। जब हम कोई सिविल वाद लेकर के आते हैं, पहले सुन लेंगे फिर लिखेंगे। अभी हम लोगों का वो सेशन चलेगा जब हम आपको सारी सेक्शंस नोट करा देंगे। हम जब कभी कोई सिविल वाद लेकर के आते हैं तो सिविल वाद में हमारे सिविल अधिकार हैं, जहाँ वो संकट में आते हैं या हमारी जो संपत्ति होती है उस पर कोई संकट उत्पन्न होता है तो हम सिविल वाद लेकर के आते हैं। जैसे आपने कोई प्लाट खरीद रखा है और आपके ठीक बगल किसी दूसरे ने प्लाट खरीद रखा है। आपका भी 100 गज का प्लाट है, दूसरे का भी 100 गज का प्लाट है। दूसरा व्यक्ति निर्माण चालू करा देता है और जब आप पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उसने 20 गज जगह आपके प्लाट में अतिक्रमण कर लिया, अर्थात आपके प्लाट में भी उसने एंट्री कर लिया है अवैध तरीके से, जबकि उसका अधिकार केवल 100 गज में था। ऐसे स्थिति में हम माननीय न्यायालय के समक्ष, हमारे पास जो सिविल अधिकार है, हम न्यायालय के समक्ष दावा लेकर के आते हैं। सिविल दावा जब लेकर के आते हैं तो माननीय न्यायालय से प्रेयर करते हैं, उस सिविल दावा में डिक्री के लिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए करते हैं। अस्थायी नहीं होता, वहाँ हम परमानेंट इंजेक्शन के लिए जाते हैं कि जरिए स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोक दिया जाए कि वादी के प्लाट संख्या इतना, जिसका क्षेत्रफल इतना है, जिसकी चौहद्दी इतनी है, में कोई अतिक्रमण ना करे, कोई अवैध निर्माण ना करे या कोई निर्माण ना करे, से रोक दिया जाए। तो ये तो दावा आता है हमारा। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा कि जब सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने पे डॉक्टर का जो काम होता है वो होता है सेव द लाइफ। वो अपने उस मरीज की लाइफ को बचाने का प्रयास करता है। वो ICU में ले करके जाता है और कहता है कि नहीं, इसके पहले लाइफ को हम बचा लें। यदि लाइफ को बचा ले जाएंगे तो हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, कहीं भी चोट आई होगी तो उसको बाद में हम ऑपरेट कर देंगे। ऐसे ही जब हम कोई दावा लेकर के आते हैं सिविल में और उस संपत्ति पे संकट उत्पन्न होता है कि नहीं, हम दावा तो ले आए हैं प्रतिवादी के खिलाफ अपने मकान के संबंध में कि नहीं, अपने प्लाट के संबंध में कि साहब इसको तुरंत रोक दिया जाए, नहीं ये कल कब्जा कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जब हम दावा लेकर के आते हैं, एक किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी, विशिष्ट अंतोष अधिनियम 1963। मैक्सिमम दावे इन्हीं में से आते हैं। इसे अगर सिविल की वकालत करनी है तो CPC के साथ इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि मैं अधिकतम दावे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की जो धारा है उन्हीं में आते हैं।
जब दावा हम लेकर के आते हैं और हमें यह लगता है कि नहीं, यदि माननीय न्यायालय इसमें हमें स्टे प्रदान नहीं करेंगे तो संपत्ति, ये दावा दाखिल करने का औचित्य समाप्त हो जाता है, तो हम जो सीपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1-2 है उसमें एक एप्लीकेशन के साथ विथ एफिडेविट अपनी सारी उन्हीं बातों को कहते हैं जो हम दावे में कहते हैं। सारी बातों को कहते हुए उसी दिन, जिस दिन हम दावा दाखिल करते हैं, माननीय न्यायालय से प्रेयर करते हैं कि माननीय न्यायालय आप प्रतिवादी को रोक दें कि वो हमारे प्लाट में कब्जा ना करे, निर्माण ना करे। ऐसी स्थिति में ये सेक्शन ठीक उसी तरीके से जैसे हम मेडिकल में सेव द लाइफ होता है, तो ये सेक्शन हमारी सेव द राइट एंड सेव द प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। प्रॉपर्टी को सेव करना और हमारा जो सिविल राइट है उसको सेव करने के लिए ये एप्लीकेशन हम लेकर के आते हैं। अब हमें आवश्यकता 39 रूल 1-2 की पड़ी, हम एप्लीकेशन लेकर के आए। मैक्सिमम क्या होता है, माननीय न्यायालय उसमें इशू नोटिस कर देते हैं। अधिकतर वर्तमान समय में माननीय न्यायालय में प्रथम दिवस पर हमें स्टे नहीं मिलता। भले ही हम 39 रूल 1-2 में एप्लीकेशन लेकर के आते हैं, उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए कि प्रथम दृष्टया अपने जो हम दावा लेकर के आते हैं वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बेसिस ऑफ द सूट जिसे कहते हैं, जिस पे हमारा दावा आधारित होता है, ये क्लियर होना चाहिए। यदि हम 2 प्लाटों का विवाद है, एक प्लाट का दावा लेकर के आते हैं कि साहब इन्होंने 20 गज मेरे प्लाट में भी अवैध निर्माण करने का प्रयास किया है, तो यहाँ हमें यह साबित करना पड़ेगा प्रथम दृष्टया अपने वाद को कि योर ऑनर जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड, हम इसके ऑनर हैं, ये मेरी सेल डीड है और ये प्रतिवादी की सेल डीड है, दोनों की ये चौहद्दी है। यदि हम अपने दावे को साबित कर ले जाते हैं प्रथम दृष्टया, फर्स्ट डे की बात आ रही है, तो पहला तो हमें प्रथम दृष्टया अपने दावे को साबित करना पड़ेगा। दूसरा आता है कि अपूरणीय क्षति, ये 3 चीज़ हैं अस्थायी निषेधाज्ञा। प्रथम दृष्टया वाद को साबित करना प्राइमा फेसी, दूसरा इरिपेबल लॉस जो है हमारा कि आपका अपूरणीय क्षति क्या हो जाएगा, वहाँ यह भी माननीय न्यायालय के समक्ष आपको साबित करना पड़ेगा कि यदि प्रतिवादी आपके प्लाट पे कब्जा कर लेता है या निर्माण कर लेता है तो अपूरणीय क्षति क्या कारित हो जाएगी, यह साबित करना पड़ेगा। इसके लिए सारे फैक्ट आपको लेकर के एप्लीकेशन में वही उन्हीं कथनों को लेकर के आना है जो आप अपने दावे में लेकर के आते हैं। माननीय न्यायालय को ये साबित करना पड़ेगा आपको कि इरिपेबल लॉस कहाँ हो रहा है, और उसका सीधा सा तरीका ये है कि यदि आप यह साबित करने में सफल हो गए कि हमारी सेल डीड और प्रतिवादी के सेल डीड दोनों के प्लाट अगल बगल हैं और ये व्यक्ति यदि निर्माण कर लेता है, हमारा दावा है कि निर्माण करने से रोका जाए, यदि निर्माण कर लेता है तो इस दावे का औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए यदि निर्माण हो गया तो अपूरणीय क्षति कारित हो जाएगी, जिसकी भरपाई भविष्य में नहीं होगी। इसके बाद आता है सुविधा का संतुलन, बैलेंस ऑफ सुविधा का संतुलन क्या है? सुविधा का संतुलन में हम पैराग्राफ जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें माननीय न्यायालय को ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि यदि इन्होंने हमारे पे निर्माण कर लिया तो इनको सुविधा होगी या असुविधा होगी, अर्थात सुविधा का संतुलन। यदि जबरन निर्माण कर लिया तो अपूरणीय क्षति हो जाएगी, क्योंकि सुविधा का जो संतुलन है, अर्थात वो मेरा राइट है, वो मेरा प्लाट है, तो यहाँ सुविधा का संतुलन है वो वादी के पक्ष में, प्रतिवादी के पक्ष में नहीं। 3 चीज़ें मेन होती हैं अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए, आप प्राइमा फेसी, इरिपेबल लॉस और बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुविधा का संतुलन, इन तीनों पे हम फोकस करते हैं। इस एक्ट में भी आप जब इसे पढ़ेंगे
इधर कर दीजिए तो देख लीजिए ये क्या लिखा ये है। आप देख लें। इसमें तमाम सेक्शंस हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब आप करेंगे तो ये सिविल वाद की गीता है, आप मान के चलिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सारे सेक्शंस में दिया हुआ है कि संविदा भंग होगा तब कैसे दावे आएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत हमारे दावे आते हैं। लेकिन जिस पे आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है स्टे एप्लीकेशन, कि हमें स्टे कैसे मिले। इसमें जो इनका सेक्शन है वो 36 और 37 सेक्शन 37 है वो अस्थायी और शाश्वत व्यादेश, अर्थात टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में है। हम यहाँ केवल बात कर रहे हैं अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में। अस्थायी निषेधाज्ञा का मोटिव माननीय न्यायालय का ये होता है कि दौरान विचारणवाद जब हम मुकदमा लेकर के आते हैं किसी प्रॉपर्टी के बारे में, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, उस विवादित संपत्ति को सुरक्षित रखें। यदि कोई दावा इस बात का आया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कि जैसे मान लीजिए कि आपने मुझसे कोई प्लाट खरीदने का कांटेक्ट किया, एक एग्रीमेंट टू सेल किया कि 6 महीने बाद मैं आपसे ये प्लाट या ये मकान बैनामा करा लूँगा। आपने पैसे दे दिए, उसमें 6 महीने का टाइम फिक्स है। 6 महीने बाद आप मुझसे कहने आए कि आप ये मकान चल करके मेरे नाम रजिस्ट्री कर दीजिए। मेरे मन में दुराशय आ गया, या हम आपके धन को हड़पना चाहते हैं या उस संपत्ति को बेचना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत दावा लाना पड़ेगा। आप दावा लाएंगे कि योर ऑनर, इनको आदेशित किया जाए कि ये अनुबंध पत्र दिनांकित इतने इतने के अनुपालन में बैनामा निष्पादित करें। ऐसे में यदि उस प्रॉपर्टी को न्यायालय बेचने से, प्रतिवादी को बेचने से निषेधित नहीं करती, तो यदि बीच में प्रतिवादी उसको अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो मुकदमे की बहुलता होती है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ऐसे मामलों में यथास्थिति का ऑर्डर करती है, जिसको हम स्टेटस को कहते हैं। ये भी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की श्रेणी में ही आता है। माननीय न्यायालय का मोटिव होता है ऑर्डर 39(1)(2) का जो आशय है वो ये है कि विवादित संपत्ति को वाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित। सर कैविएट के बारे में कुछ बताइए सर, क्या होता है, स्टे से बचा जा सकता है? कैविएट से स्टे से नहीं बचा जा सकता। मतलब जो जनरली हम लोग की थिंकिंग है हो सकता है गलत। कैविएट स्टे से नहीं बचा जा सकता है। कैविएट हम लोग इसलिए ले करके आते हैं, जैसे हमें कहीं ये संभावना प्रतीत होता है, मैक्सिमम कैविएट उस स्थिति में दाखिल हो जाती होती है कि जैसे हमें लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा हम जीत करके आते हैं, कोई स्टे आदेश यदि माननीय न्यायालय में हमको ग्रांट हो गया अधीनस्थ न्यायालय में, तो हमें ये लगता है कि प्रतिवादी यदि मिसलिनियस सिविल अपील आदेश 43 में चला जाएगा रूल 1 में, तो हो सकता है कि हम अपनी बात ना कह पाएँ और ये माननीय न्यायालय को मिसगाइड करके उस आर्डर को वैकेट करा लें, जिसके लिए हमने 8 साल 10 साल बड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत किया। ऐसी स्थिति में हम कैविएट लगाते हैं उस आदेश के विरुद्ध, या सेपरेट भी कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध ला सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे इस मामले में या इस मकान के संबंध में यदि कोई वाद लाता है तो स्वयं कैविएटर को या उसके अधिवक्ता को सूचित करने के बाद वाद की सुनवाई की जाए। एक क्वेश्चन है, आप गांव की जो होती है जगह लिखा पढ़ी पे तो होती नहीं है, हमने जो आगे का हिस्सा 2 कमरा बनवा लिया और जो हमारे बगल वाले थे उन्होंने पीछे से पूरा घर मतलब पूरी अपनी ज़मीन जगह बनवा ली और हमारी तरफ
थोड़ी उतार दी, क्या कहती है उसको, नहीं छज्जा नहीं निकाल दी, पीछे से बनवाया तो इस तरह थोड़ी तिरछा कर दी। वो कहते हैं कि तुमने जगह बढ़ा के बनाई है, ये हमारे मतलब हम तुम्हारी जगह, वो पीछे से ले रहे हैं जगह को, तो क्या करेंगे? नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ अभी अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घरौनी बनाने का अभियान चलाया है, अच्छा अच्छा, जिससे हमारी खतौनी होती है। हाँ जैसे खतौनी हमारी होती है कि जो भी किसान होता है, हाँ खसरा खतौनी जो हाँ, होती है हाँ। वो एक अलग चैप्टर है, कभी हम लोग उस हाँ। पर भी डिस्कस करेंगे। जी सर, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, परगना अधिकारियों को ये आदेशित किया है कि जो भी व्यक्ति गांवों में काबिज है, जिसके पास उसके बने मकान के स्वामित्व का कोई पेपर नहीं है, हाँ उसे लेखपाल के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि वह व्यक्ति उस ग्राम सभा में आबादी प्रति या किस भूमि में उसका मकान बना हुआ है। आपके मकान बनने का जो पीरियड है, कितना पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान है, अभी आपने निर्माण कराया है, यह इस पे भी निर्भर करता है। रही आपके प्रश्न का उत्तर कि सर हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, हाँ, कागज भी नहीं है, आप टाइटल होल्डर यदि नहीं है, जैसे तो उस पे मैं बाबा थे, मेरी बात सुनिए, यदि आप टाइटल होल्डर नहीं है, मानिए न्यायालय हमेशा साक्ष्यों पे निर्धारित होती है। हम जो दस्तावेजों के माध्यम से जो दावे लेकर के आते हैं वो उसी पे निर्णय पारित करती है। आप यह कह के जाएंगे यदि कि माननीय न्यायालय के समक्ष कि ये हमारा पुश्तैनी मकान है, तो उसमें आपके लिए जिस समय ये निर्माण, कोई व्यक्ति आपको लगता है कि ये मेरी जगह थी, मेरे कब्जे वाली जगह थी, और वो व्यक्ति हमारी जगह कब्जे वाली जगह में, क्योंकि ये स्वामित्व तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपके पास उसका कोई टाइटल पेपर नहीं है, तो आपके कब्जे वाले जगह पे यदि कोई व्यक्ति कब्जा करने का प्रयास करता है तो भी आप माननीय न्यायालय के समक्ष सिविल वाद में जा सकते हैं और इमीडिएट कमीशन करा सकते हैं। क्यों? देखिए, जब आप दावा लेकर के आते, यदि किसी व्यक्ति ने आपके जमीन पे निर्माण कर लिया है, जैसे दीवार खड़ी कर दी है, निर्माण, जी। तो 4 तरीके का अब हम आपको बता दें, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अस्थायी निषेधाज्ञा, वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट दिया जाता है, उसका एक निश्चित समय के लिए होता है, 2 तारीखों 4 तारीखों के लिए होता है। माननीय न्यायालय जब ऐसा पाते हैं कि नहीं अभी इसकी आवश्यकता नहीं है तो वो वैकेट हो जाता है। एक स्थगन होता है कि परमानेंट हो जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ये प्रभावी रहे, अर्थात वादी या प्रतिवादी उस संपत्ति पे यथास्थिति बनाए रखेंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि यदि किसी ने निर्माण कर लिया है जैसे तो थोड़ा निर्माण कर लिया तो हम अपने वाद में क्या उसको प्रयास करना लिखेंगे? प्रयास करना नहीं लिखेंगे, आप दावे में अपनी पूरी कथन को अंकित करते हुए कि ये जगह मेरी थी, इन्होंने अवैध तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, इनका अपना कोई स्वायत्त नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, इन्होंने हमारे इस प्लाट पे बाउंड्री वाल खड़ी कर ली है, जिसे गिराया जाए, उनसे खाली कराया जाए, आदेशात्मक व्यादेश जिसको कहते हैं। आप कतई परेशान ना हो। नगर निगम के अभिलेखों में यदि किसी व्यक्ति का नाम अंकित हो जाता है तो वो केवल टैक्स होल्डर होता है, उससे टैक्स देने का अधिकार केवल मिलता है और नगर निगम को टैक्स लेने का अधिकार मिल जाता है। आप टाइटल होल्डर 3-4 डॉक्यूमेंट से होंगे, एक तो वरासतन हो जाते हैं, दूसरा जब कोई आप परचेज करते हैं जरिए सेल डीड, गिफ्ट डीड या वसीयत के माध्यम से। टाइटल ट्रांसफ़र इन्हीं 4 डॉक्यूमेंट से होती है। पंचशाला में किसी का नाम अंकित हो जाना सिर्फ वो टैक्स पे ही होता है, उसे स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति ने, आपको ये लगता है कि छल कपट करके पंचशाला में उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं था या वो मृतक व्यक्ति के
उत्तराधिकारी, वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं था, उसने कोई नाम छल कपट से अंकित करा लिया है, तो उसके लिए जेसीसी न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, अपील करिए और उस नाम को वहाँ से डिलीट कराइए। आपको ये बात दावे में अंकित करनी पड़ेगी कि इनका कोई स्वत्व अधिकार नहीं था, इन्होंने फर्जी तरीके से पंचसाले में अपना नाम अंकित करा लिया है, जिसके आधार पे इस मकान को ये बेचने का प्रयास कर रही हैं। इन्हें रोका जाए। आप इसमें क्रिमिनल की प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ फोर्जरी की ला सकते हैं। सर, ये संपत्ति सिर्फ लैंड से संबंधित होगी, कोई भी हो सकती है? कोई भी हो सकता है। सर, इस पे है सर, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ए वर्सेस ए और बी के साथ में, और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही है और एक पार्टी सिर्फ फ़ायदा लेती जा रही है। उस कंडीशन में अगर हम फाइल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जनरली वर्बल हो जाता है, इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो स्टे कैसे मूव करें? वो सारा पैसा खुद रख ले रहा हम रोड पे खड़े हुए। नहीं, देखिए फिर वही है ना, हम जब सूट में आते हैं, ओएस में आते हैं, तो विद डॉक्यूमेंट आपको आना पड़ेगा। और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इसके अंतर्गत आप दावा लेकर के आएंगे। यदि कोई डॉक्यूमेंट में हम सिविल बहुत बृहद है, इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जब कोई हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई बात अनुबंधित करते हैं, तो दोनों पक्ष उन लिखित शर्तों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तभी वाद का कारण उत्पन्न होता है, कॉज ऑफ एक्शन। जो व्यक्ति पीड़ित होगा माननीय न्यायालय के समक्ष वही व्यक्ति जाएगा। आपके पास सिविल उपचार है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ब्रीच है, जो संविधा को भंग कर रहा है, उसके खिलाफ आपको सिविल न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है। इसी में फ्लैट का एग्जांपल, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में वो कह रहे थे ठीक है हम आपको बना कर दे देंगे साहब 1.5 साल या 2 साल में, तो साहब 1.5 साल में तो कभी बन नहीं पाता है। उस कंडीशन में क्या है, स्टे मूव कर सकते हैं? बिल्कुल मूव कर सकते हैं, 100% मूव कर सकते हैं। आपका ये सिविल अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति ने ओरल भी आपसे कोई कमिटमेंट किया है, तो आप न्यायालय में अपनी बात तो कह सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म है। और वो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर कहता है अब इतने पैसे ले लो, नहीं तो हम किसी और को रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, ऐसी धमकी दी जाती है। एक्चुअली यदि न्यायालय में आप यह साबित कर ले गए विथ एफिडेविट, क्यों कहीं ऐसा होता है कि जब फर्स्ट डे हम माननीय न्यायालय के समक्ष दावा अचानक लेकर के आते हैं, कहते नहीं यदि किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ आप इमीडिएट सारे इलाज उसको नहीं मिल जाते हैं। फिर यही होता है कि ऑक्सीजन मिल गया, इसके लाइफ को सेव कर लीजिए। फर्स्ट एड में 39(1)(2) यही कहता है कि अगर आप न्यायालय के समक्ष गए हैं और विथ एफिडेविट, उसमें पहला पैरा यही है कि जरिए शपथ पत्र आप अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष कहने में समर्थ हो गए या साबित कर ले गए, तो वहाँ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय फर्स्ट डे ही है। यदि आप अपनी विथ एफिडेविट अपनी बात को कहते हैं तो माननीय न्यायालय प्रथम डे ही वो निषेधित कर देगा कि नहीं आप इसे बेचेंगे। पहली डेट में स्टे प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जूनियर्स की बिल्कुल है कि आप प्रथम दृष्टया अपने बात को साबित करिए। आप यदि दावा लेकर के आते हैं तो डॉक्यूमेंट बेसिस ऑफ द सूट जो होता है, क्योंकि कोई भी सिविल दावा आएगा तो वो हमारे प्रपत्रों पर आधारित होगा, दस्तावेजों पर आधारित होगा। वो सेल डीड हो सकता है, आपका रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यदि आप सिविल वाद लेकर के आते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हों, और यदि नहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए हम एफिडेविट देते हैं, माननीय न्यायालय से प्रेयर करते हैं कि योर ऑनर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फोटोकॉपी है, इसे एफिडेविट के साथ हम समर्थित कर रहे हैं और हमारी बात को सीरियसली सुना जाए। ये इरिवर्सिबल लॉस हो जाएगा यदि हमें स्टे नहीं मिलेगा, सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष में है। ये तीनों बातें यदि हम साबित कर ले जाते हैं तो प्रथम देवी में स्टे मिल जाता है। मान लीजिए XYZ ने एक प्लॉट लिया, उसकी चौहद्दी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये थी, दिखा दी किसी और की, उसी पे साहब स्टे ले आए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब साहब आदमी तो मर गया जिसकी एक्चुअली ज़मीन थी, वो क्या स्टेप्स ले? देखिए, स्टे किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, वो उपचार है। यदि माननीय न्यायालय को कोई क्लीन हैंड नहीं गया, दुराशय से फैक्ट को छिपा करके
गलत कथनों के आधार पे यदि स्टे प्राप्त कर लेता है तो आपके पास उपचार है कि आप सिविल मिसलेनियस अपील में जा कर के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश के खिलाफ सिविल अपील फाइल कर सकते हैं। एक उपचार आपके पास ये है। दूसरा ये है कि इमीडिएट आप हाजिर होंगे और आप अपनी बात को रखेंगे तो निश्चित ही न्यायालय यदि फैक्ट को जब देखेगा और ये लगता है कि नहीं, वादी ने प्रथम दिन माननीय न्यायालय को मिसगाइड करके अपने गलत कथनों से यह आदेश प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित वैकेट है। अब साहब स्टे तो हो गया था, हमें जानकारी भी नहीं थी, हम मकान भी बनवाते रहे, उसने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट भी डाल दिया। अब कंटेम्प्ट में अलग मर रहे हैं, स्टे में अलग है साहब, अब करें क्या? मकान बनवा लिया है, ऐसे पे हमारी चौहद्दी भी नहीं थी साहब। तो उसके लिए आदमी मतलब ये जो क्वेश्चन भेजे, एक बहुत रोता हुआ इंसान उसने भेजे हैं क्वेश्चन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी पर्सनल लाइफ में एक लॉ का स्टूडेंट है, बहुत बुरी उसके साथ सिचुएशन ये है कि उसने 19.5 लाख रुपए उसके पिताजी एक गवर्नमेंट पद पर थे, किसी तरह से पैसा ऐसा कमाया, उसकी चौहद्दी गलत हो गई। उससे जिससे खरीदा उसने अपने पीछे वाले से चौहद्दी गलत ली थी। एक और साहब है, उनकी भी चौहद्दी गलत है। अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो उस चौहद्दी पर जो जिनके क्वेश्चंस है उसमें 2 तरफ रोड है। जिस व्यक्ति ने दावा डालकर स्टे प्राप्त कर लिया है उस पर एक तरफ रोड है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। वो कहता है मेरे दाहिने में रामलाल है और इनके बाएं में रामलाल है, मतलब रामलाल इज अ मिड पॉइंट, लेकिन फिर भी इस प्रॉपर्टी पे स्टे मिल गया। तो क्या वो व्यक्ति मकान बनवाए या स्टे के चक्कर में वो 2, 3, 4 साल 5 साल ठीक। जैसे हमारे आपके लिए, जैसे आपने कभी कोई बाइक खरीदी होगी, ओनर तो आप हो जाते हैं, लेकिन आरटीओ जाना पड़ता है। आरटीओ जाने का मकसद ये है कि उसको नाम मिल जाता है, अपना नंबर मिलता है और वो आपकी बाइक नंबरों से पहचानी जाती है। ऐसे ही संपत्ति का जब रजिस्ट्रेशन आप कराने जाते हैं, अर्थात जब आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को क्रय करते हैं, तो यदि आप सिविल का वर्क करने जा रहे हैं तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन भर की पूंजी जो होती है उस संपत्ति में लग जाती है। तो सिविल का यदि आप वकालत कर रहे हैं तो विशेष तौर पे ये ध्यान रखें कि यदि किसी भी व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति आ गया कि साहब ये हम मकान खरीद रहे हैं, ये हमारी रजिस्ट्री करा दीजिए, तो हम सभी लोगों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। टाइटल डीड पूरी ले करके कि कहाँ से जन्म हुआ और आज ये हमारे पास सेल के लिए, रजिस्ट्री के लिए आई है, तो करंट स्टेटस इसका क्या है, इस पे हमें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि हम शुरुआत में कोई आ गया और किसी ने कहा अरे वो रजिस्ट्री करानी है, वकील साहब के पास हम गए थे, वो 5,000 मांग रहे हैं। आप कहोगे लाओ यार मैं 500 में कर देता हूँ। आपने उठाया, कागज़ दिया, टाइपिस्ट को दिया, उसने टाइप किया और आपने रजिस्ट्री करा। ये हमारे आपके बीच में नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये प्रोफेशन बहुत रॉयल प्रोफेशन है एडवोकेसी हमारी आपकी। यहाँ रिस्पॉन्सिबल उसी तरीके से आप हैं जैसे एक डॉक्टर होता है कि किसी मरीज़ को अगर आपने गलत दवा दे दी तो रिएक्शन निकल जाएगी और हो सकता है उसकी लाइफ पे बन जाए। ऐसे ही संपत्तियों का मामला होता है, बहुत फ़र्क नहीं है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है जब उसकी संपत्ति जाती है। तो जो आपका क्वेश्चन है, ये सावधानी उस जगह ये बरतनी चाहिए क्योंकि टाइटल जो होता है, और टाइटल तो आप ले करके आएंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी वो कैसी होगी, वो 3 तरफ की बाउंड्रियां कम से कम आपकी मेल खानी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी, यदि उस प्रॉपर्टी की 3 बाउंड्रीज आपकी मेल खा रही हैं तो ये आप साबित कर ले जाएंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है। और यदि 2 ही बाउंड्रीज आपकी मेल खा रही है तो आप इन फ्यूचर कभी नहीं साबित कर पाएंगे ये मेरी प्रॉपर्टी किस जगह स्थित है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है हमें कि जो भी आप एग्जीक्यूशन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं जिस भी पेपर को, और यदि आप एग्रीमेंट भी कहीं कराइए, आप किसी की दुकान का जब हम रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें भी आप बाउंड्रीज लिखिए। तो यहाँ अगर बाउंड्रीज उसके डॉक्यूमेंट में 3 बाउंड्रीज, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण या उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ में 3 बाउंड्रीज, अगर एक्चुअल बाउंड्रीज वो मेल खा रही हैं
तो सिविल में आपको 100% सभी न्यायालय से आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसी के अगर एक सवाल ये है कि उस व्यक्ति के पास 55 गज ज़मीन है, क्या वो 300 गज पर स्टे प्राप्त कर लेता है? तब क्या करे आदमी? अपना 150 गज तो बनवा ले, 250 गज बनवा ले। मैं बताऊँ, इसमें ये कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रेवेन्यू के मामले जहाँ होते हैं, जहाँ आराजी होती है, राइट। आराजी में ऐसा होता है कि जब हम किसी आराजी में, जैसे मान के चलिए एक आराजी संख्या 496 है और आराजी संख्या गाटा संख्या उसका है और उसमें आपने 2 बिस्वा जगह ले ली, अविभाजित है, और आपने कहा कि साहब ये आराजी संख्या इतने पे 2 बिस्वा हमने जगह लिया था, इनको रोका जाए कि इस पे कोई निर्माण ना कराए। अब कोर्ट ने यदि ध्यान नहीं दिया और आपकी उसमें बाउंड्रीज नहीं खुली है सेल डीड में, तो पूरे आराजी पे यदि स्टे हो गया है, तो जब तक बाउंड्रीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप उस पर कोई निर्माण नहीं कराएंगे या नहीं करा सकते हैं। ये उस न्यायालय के आदेश को आपको देखना पड़ेगा कि आदेश का नेचर क्या है, यथास्थिति का आदेश है या उसे ही रोका गया है कि वादी के क्रयशुदा संपत्ति पे कोई अवैध निर्माण ना करे, कब्जा ना करे या उसके निर्माण में कोई व्यवधान ना उत्पन्न करे। ऐसी स्थिति में यदि अविभाजित जहाँ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कोई ऐसा क्षेत्रफल होता है या आराजी संख्या होता है, यहाँ ये दिक्कतें आती हैं। ऐसे में हम प्रतिवादी यदि हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो फैक्ट है उसको ले जा करके उस आदेश में संशोधन भी कराया जा सकता है। सर, क्या लेखपाल की रिपोर्ट के बाद भी कमीशन कराया जा सकता है? सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय, यहाँ 2 बातें अब आ जाती हैं। यदि हम ओएस लेकर के आए, यदि ओएस मीन्स ओरिजिनल सूट होता है, दावा, ओएस मतलब ओरिजिनल, मूल वाद इसको हिंदी में कहते हैं। यदि हम ओएस में आते हैं और न्यायालय में आए तो यहाँ लेखपाल की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम परगना अधिकारी के यहाँ जाते हैं जो हमारी राजस्व संहिता के अंतर्गत यदि कोई दावा करते हैं, तो निश्चित ही वहाँ आपने अपर परगना अधिकारी या परगना अधिकारी जो भी होते हैं, जब वहाँ कोई दावा लेकर के आते हैं तो वो डिपेंड होते हैं अपने लेखपालों पे। आराजी का मामला होता है या कोई आबादी का मामला होता है या परती का मामला होता है, वहाँ तुरंत निर्देशित करते हैं कि भाई लेखपाल की एक आख्या आ जाए। लेखपाल की आख्या आने के बाद भी कमीशन की कार्रवाई कराई जा सकती है। सर, कमिश्नर को पैसा कौन देता है साहब? कमीशन एप्लीकेशन जो मूव होती है 26/9 में, ऑर्डर 26/9 में, वो जो भी व्यक्ति वादी या प्रतिवादी, वाद के पक्षकार वादी या प्रतिवादी, किसी भी वाद के किसी भी स्टेज में अंतिम निर्णय, यदि वो विवादित संपत्ति के बारे में मौके का मुआयना मैं नक्शा नजरी छवि चित्रों सहित मंगवाना चाहता है तो वो एप्लीकेशन मूव करता है। उस एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट होती है। यदि माननीय न्यायालय यह उचित पाते हैं कि ये एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है, तो यदि उसकी एप्लीकेशन माननीय न्यायालय स्वीकार की जाती है तो चाहे वादी या प्रतिवादी जिसकी वो एप्लीकेशन होती है, कमीशन का सारा खर्चा उस पक्षकार के द्वारा वहन किया जाता है। ये खर्च क्या कोई मिनिमम या मैक्सिमम होता है? ये मिनिमम ही होता है, 400, 300, 500 रुपये ये कमीशन की फ़ीस होती है। और हमारे आप जैसे एक कमिश्नर, आप डीजे साहब के यहाँ से आप देखते हैं एक अपनी वैकेंसी आती है कि इसमें कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, आपको मौका मिलता है, वह भी एक सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आप सीखने को मिलता है। आप कमिश्नर भी अपॉइंट होते हैं और आपको माननीय न्यायालय टेंडर के द्वारा जमा जो पैसा होता है वो आपको मिलता है। ड्यूरिंग इंटरिम इंजंक्शन अगर किसी कमिश्नर ने कोई गलत रिपोर्ट लगा दी तो उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में क्या रेमेडी है हमारे पास? रिपोर्ट आने के बाद भी जिस व्यक्ति के पक्ष में रिपोर्ट आई है या विपक्ष में आई है, माना तो ये जाता है कि कमीशन रिपोर्ट वाद के निस्तारण में माननीय न्यायालय को सुगमता प्रदान करती है कि वास्तव में यथा स्थिति क्या है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, सुगमता प्रदान करती है। लेकिन यदि कोई पक्षकार उस कमीशन के एप्लीकेशन या जो कमीशन आख्या आती है उससे एग्रीड है, तो
उसी न्यायालय में वो आपत्ति फाइल कर सकता है। और यदि माननीय न्यायालय पाते हैं कि कमीशन जो हुआ है, ये ऑब्जेक्शन आया है, कमिश्नर ने सही आज्ञा नहीं दी है, तो दूसरा कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। और यदि आप एग्रीड हैं उस न्यायालय के आदेश से, तो आप आगे न्यायालय में भी जा करके उसकी अपील कर सकते हैं या रिवीजन। तो दो शब्द बोलते हैं लोग, स्टे हो गया तो इसको खारिज करा लें कि अपील में जाए, ज़्यादा आसानी से रेमेडी हमें कहाँ मिलेगी? एक्चुअल टाइटल हमारे पास है तो नहीं, स्टे हो गया, अब हमें वेकेट कराना है, वेकेट के लिए जाएं या अपील में जाएं? दो स्थिति है। जल्दी पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपकी यहाँ भूमिका जो है वो प्रतिवादी की हो, राइट सर। क्योंकि वादी ने आपके अगेंस्ट में स्टे प्राप्त कर लिया, तो समन आएगा आपके पास, आपको वाद पत्र मिलेगा, 39(12) की नकलें मिलेंगी। आप पहले ये देखें कि क्या माननीय न्यायालय ने जो ये आदेश किया है वो 39(12) के अंतर्गत कर दिया है या पूरा ऑर्डर उठा करके परमानेंट ऑर्डर कर दिया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। लेकिन ये अधिकतर ऐसा नहीं होता है। प्रथम दिन आपको अस्थायी निषेधाज्ञा ही मिलती है। इसलिए मिलती है कि माननीय न्यायालय को लगता है यदि आप वादी होते तो आप भी यही चाहते कि आज ही इस मामले में मुझे स्टे मिल जाए। और यदि आप प्रतिवादी हैं, आपको ये पता चल गया कि नहीं, वादी ने गलत तथ्यों के आधार पे मेरे खिलाफ स्टे प्राप्त कर लिया है, तो आपको पूरा उपचार प्राप्त है कि उसी न्यायालय में आप अपनी बात कह के इमीडिएट उपस्थित हो करके, काउंटर लगा करके, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनको लगा करके उस स्टे का आर्गूमेंट करा के वैकेट करा सकते हैं। और जब परमानेंट स्टे की जब ऑब्जेक्शन आप फाइल करते हैं तो माननीय न्यायालय वहाँ परमानेंट स्टे पे फिर आर्गूमेंट करती है कि नहीं, अब परमानेंट स्टे होगा। यदि उसके बाद भी माननीय न्यायालय आपके विरुद्ध परमानेंट स्टे कर देती है, जिसको हम लोग परपेचुअल व्यादेश कहते हैं, तो आपको अपील का उपचार प्राप्त है। ऑर्डर 43 नियम 1। जब हम दावा लेकर के आते हैं, फर्स्ट डे हम कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि साहब इनको निषेधित कर दिया जाए, प्रतिवादी गणों कि अवैध कब्जा न करें या हमारे अध्यासन में किसी तरीके का इंटरफियर ना करें, या हम इस रास्ते से जाते हैं। वो कई तरीके के आपके सिविल के दावे आते हैं जिससे आप एग्रीड में वो दावा लेकर के आए। कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने, घर के सामने सड़क है, पड़ोसी सड़क कवर करने लगता है, आप दावा लेकर के जाते हैं साहब इनको रोक दिया जाए कि ये सड़क को कब्जा ना करें, नहीं हमारी कार नहीं निकल पाएगी इधर से। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय फर्स्ट डे प्रतिवादी को निषेधित कर देते हैं तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है। इसी को कहते हैं कि अस्थायी निषेधाज्ञा। जब प्रतिवादी उपस्थित होकर के, जब आपको समन किया जाता है, माननीय द्वारा सम्मन भेजा जाता है, तो जब आप उपस्थित होकर के मेरिट पे आर्गूमेंट होती है तो ये परमानेंट स्टे होता है। सर एक चीज़, जब कभी भी स्टे होता है तो कुछ डेट्स फिक्स हो जाती हैं कि इतने दिन में WS आएगा, इतने दिन में ये आएगा। इन बिटवीन क्या हम फाइल पेश करा सकते हैं, या वो डेट्स क्या होती है समझ में नहीं आता कि WS 90 दिन में दे दीजिए? देखिए, हमेशा माननीय न्यायालय जब कभी भी आपके दावे को सुनती है तो वो 3 तारीखें फिक्स कर देती है, प्रतिवादी के उपस्थिति का, WS का और 6 घाटों के निस्तारण का। आप ये बाध्यता प्रतिवादी पे नहीं है कि आप उसी डेट पे उपस्थित हो। आपको जैसे ही उस मुकदमे की जानकारी होती है, आप किसी भी तिथि पे उपस्थित होकर उस पत्रावली में आप अपना अधिवक्ता नियुक्त करके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सुनवाई नियत तिथि पर होगी, किंतु आपको प्रोसीडिंग बढ़ाने के लिए कहीं निषेधित नहीं किया जाता। सर एक बार स्टे मिलने के बाद लोग हाजिरी माफी लगाना शुरू कर देते हैं, एडजॉर्नमेंट लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, अगर आपका दुश्मन जिसे कहते हैं मजबूत है, चालाक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हर स्थिति में हराने का प्रयास करता है। ये आप पे डिपेंड है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस इशू को कैसे लेते हैं।
स्टे किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक मात्र उपचार है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट प्रॉपर्टी को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कि भविष्य में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको माननीय न्यायालय सुरक्षित जोन में लेकर के चली जाती है। ऐसी स्थिति में यदि आपको ये लगता है कहीं कहीं क्या 10 सालों तक स्टे चला करता है और टेम्परेरी स्टे चला जाता है, हमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टे प्राप्त होने के बाद तुरंत हमें काउंटर फाइल करना है। काउंटर के साथ साथ 90 दिन के अंदर WS भी फाइल कर देना है। और यदि समय से माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपनी आपत्ति को दर्ज कर देते हैं तो वादी कभी भी स्टे प्राप्त करके इतने लॉन्ग टाइम तक उसका एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। ये डिपेंड आपके प्रैक्टिस और टैक्टिस पे निर्भर करती है कि आप अपने पक्षकार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जनरली बैंक के अकाउंट जब सीज कराने होते तो क्या इसमें लग सकता है ऑर्डर 39(12) या नहीं? एक व्यक्ति मर गया और उसका पैसा किसको मिले, जब तक ना मिले तक उसका रुका रहे, बैंक मैनेजर किसी को भी ना दे दे, क्या इस पर स्टे आ सकता है? इस पे आप अभी जो वर्तमान स्थिति है, परिवार का कोई भी सदस्य देखिए कहीं जहां आपको अन्यत्र उपचार प्राप्त ना हो, राइट। देखिए हर चीज़ आपको ये नहीं है कि आप स्टे में आ गए OS में आ गए वही मिल जाएगी। अन्यत्र उपचार यदि प्राप्त ना हो तभी आप आते हैं। ये आपका सिविल राइट है, हम मानते हैं ये भी सिविल राइट है, लेकिन आपको एक उपचार ये भी प्राप्त है कि आप उस बैंक में उस परिवार के मेंबर होने के नाते एक एप्लीकेशन दे देंगे तो बैंक तब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाएगा, वो पैसा किसी को रिलीज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उत्तराधिकार अधिनियम में सक्सेशन सर्टिफिकेट में आते हैं, उसका एक अलग बृहद चैप्टर है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जिस व्यक्ति का उस संपत्ति में उसका संपूर्ण अधिकार रहता है, भले चाहे उसका पुत्र हो, यदि वो चाहे तो उसे रखे या निष्कासित कर रही है। तो किराएदार को मकान मालिक धमकी देता है कि तुम कल निकल लो नहीं सामान फेंक देंगे, उस सिचुएशन में किराएदार ने मुकदमा डाला, इशू नोटिस हुआ, पहुंचने से पहले सामान फेंक दिया गया सर, अब क्या रेमेडी ले सकते हैं? देखिए रेमेडी हमेशा सिविल की ही नहीं होती है। रेमेडी हमेशा सिविल की नहीं है कि आज हम आप डिस्कस कर रहे हैं तो सारी रेमेडी आपको सिविल से ही मिल गई है। जहां आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वहां प्रशासन भी बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से आपके घर के सामान को सड़क पे फेंक रहा है तो आप संबंधित थाने की पुलिस को इन्फॉर्म करिए, वो आपकी मदद करेगी। और यदि पुलिस ये कहती कि साहब स्टे नहीं है तो यहाँ स्टे की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे पहले उपचार आपको पुलिस से मिलेगा। यदि कहीं ऐसा हुआ है तो आप पुलिस में सूचना दीजिए, और यदि सामान आपका बाहर कर दिया गया है तो पुनः प्रवेश के लिए एक अलग से सर जाने से पहले हमें कुछ किताब बता दें जो हम लोग सिविल की अगर प्रैक्टिस शुरू करें तो क्या पढ़ें? सिविल के लिए CPC जो कहते हैं गीता है हमारी, जैसे IPC है वैसे सिविल के लिए CPC है। उसके साथ आपको ये बुक हमने शुरू में बताई थी, ये परचेज़ करिए। एविडेंस एक्ट को परचेज़ करिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को परचेज़ करिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट को परचेज़ करिए, लिमिटेशन एक्ट को परचेज़ करिए। क्योंकि सिविल की प्रैक्टिस, सिविल का मुकदमा कई एक्ट को मिला करके तैयार होता है। ये नहीं हुआ 156(3) में एक व्यवस्था है और हमने एप्लीकेशन लिखी, मूव की और दे दी। यहाँ आप जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत आपको सावधानी बरतना पड़ता है कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, बेसिस ऑफ द सूट जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारा उस मुकदमे का आधार बनता है। सर टॉपिक से थोड़ा सा बाहर से है, CPC को पढ़े कैसे? ऑर्डर में फंस गए, रूल में फंस गए, फिर सेक्शंस भी आ गए,
बेयर एक्ट पढ़ लें, कमेंट्री पढ़ लें, बहुत सारा है, तो शुरुआत किससे करें? हाँ सर। इतने लोग बैठे हैं, ये बताइए आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है जो हमेशा आपके साथ है? शादी के बाद पत्नी, शादी से पहले गर्लफ्रेंड, उसके पहले दोस्त जो स्कूल के साथ साथ खेलते थे। वर्तमान समय में हमारी किताब हो सकती है क्योंकि वकील है। ओके, मोबाइल, राइट, मोबाइल। शायद इससे करीब कोई नहीं है। वेरी राइट, ट्रूली सेट। ये तो बात सही है सर। इससे करीब कोई नहीं, तकिए के नीचे रहता है सब। ठीक है, इससे शायद करीब कोई नहीं है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कुछ भी यदि ठान लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं, तरीका आना चाहिए। आप किसी चीज़ को 4 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। वो चाहे सीपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, बहुत आसान लगने लगेगा आपको। एक बार पढ़ने पे कुछ भी नहीं आता है, रिपीट करना पड़ेगा। हमारी वही धाराएं रहती हैं और लाखों करोड़ों एडवोकेट्स अलग अलग अपने व्यूज़ उनके होते हैं, जजेस अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन देते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और धाराएं हमारी वही रहती हैं। आपको शुरुआत यदि सीपीसी की करनी है तो जिस क्रम में, क्योंकि उसको लिखने वाले ऑथर जो हैं, क्रिएटर जो हैं, उन्होंने बहुत आसान तरीका अपनाया है कि आपको उसी क्रम में ही पढ़ना है। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलन में है, जैसे सीपीसी में मैक्सिमम जब आप दावा लेकर के आते हैं तो दावा किस नियम और किस धारा में प्राप्त होगा वो मायने वो कहीं नहीं लिखा जाएगा। आप ऑब्जेक्शन कब फाइल, WS कब फाइल करते हैं, धारा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिस क्रम में सीपीसी हमारी है, आप पढ़ना चालू करेंगे, निश्चित ही आसान लगती चलेगी। आपका जो सफ़र होगा, मंजिल अगर आपने तय कर ली है, यदि चल पड़े तो जैसे जैसे आप पहुँचेंगे, आप दूरी तय करेंगे, मंजिल अपने आप करीब आ जाती है। ऐसी हमारी किताबें हैं। यदि आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि नहीं, जो नहीं समझ में आ रहा था वो भी समझ में आ रहा है। तो जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए, या अक्षर छोटा बड़ा सीखते हैं, तो ऐसा भी कोई तरीका होगा? सब आप लोग तो एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा शुरुआत से पहला स्टेप यही लें, फ़ायदा मिलेगा, या ऐसे करें तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा? फिर डॉक्टर कहता है कि ये खा लो तो तुम्हें आराम मिल जाएगा, ऐसा कोई टिप अगर हो सके तो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप जैसे हम भी, आप लोग जैसे ही हैं, जब शुरुआत में आते हैं, यदि आपने कह दिया सिविल का, तो किराएदार कहता है साहब वो मकान मालिक मुझे कह रहा है कल आपका सामान निकाल के बाहर कर देंगे। यहाँ जब आप दावा लेकर के आएंगे तो ओएस ही आएगा, वो रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि आप अब तो रेंट एक्ट भी हमारा चेंज हो गया है, नया रेंट एक्ट आ गया है, पुराना रिपीट हो गया है। जब आप दावा लेकर के आएंगे तो यही लेकर के आएंगे कि साहब मैं किराएदार हूँ, इतने दिन से किराएदार हूँ, और ये मेरे मकान मालिक हैं, इस तारीख को आए, उन्होंने कहा कि मैं आपका सामान बाहर फेंक दूंगा, तो उन्हें रोक दिया जाए कि जबरन मुझे खाली न करें, जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मुझे इविक्ट न करें। तो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, तो विधिक प्रक्रिया तो यही है कि वो आपके खिलाफ आएंगे, फिर उनको क्या उपचार प्राप्त है, यदि आप उनके टेनेंट हैं, किराएदार हैं, तो फिर वो आपके खिलाफ अपना सूट लेकर के आएंगे। तो हम प्रयास शुरुआत में ऐसे केसेस का करें जहां अब आप पार्टीशन में चले गए कि नहीं, किसी क्लाइंट ने कह दिया कि नहीं ये हमारे मकान है और इसमें 6 लोग हैं, अब वकील साहब इसका पार्टीशन सूट फाइल करना है, तो आपको ऐसी जगह थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पार्टीशन सूट बड़ा टेक्निकल होता है। जैसे हमारे यहाँ रेंट में आप जब किसी किराएदार के खिलाफ मुकदमा लेकर के आते हैं तो एससीसी सूट होता है। एससीसी सूट में जो नए हमारे एडवोकेट हैं, उसके हाजिर होने से पहले प्रतिवादी को कंप्लायंस करनी पड़ती है तमाम चीज़ों की। वो नहीं करते हैं, डायरेक्ट WS लगा दिया, पता लगा 15/4 20/4 की कंप्लायंस करके नहीं आए, वो कंपलसरी है
पता चला कि आपका दावा ही आपके खिलाफ हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सिविल की वकालत करने जा रहे हैं तो सिविल में भी तमाम साइड्स हैं। जैसे रेंट था पहले, हमारे यहाँ रेंट के इतने अच्छे एडवोकेट्स रहे हैं, अब रेंट धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है। OSC है। तो फिर से एक बार इंसिस्ट करूंगा, जैसे डेली दाल चावल खाना एक अलग चीज़ है, आपने बताया कि ये मुकदमा आ जाए, जैसे आज बिरयानी खा ली, लेकिन डेली वाला क्या करें वो सब कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे। हाँ सही है, डेली वाला क्या है? आपको डेली वाले के लिए कि जो अमूमन एक अधिवक्ता के पास कॉमन चीज़ें होती हैं कि साहब स्टे करा, यही सब पे एक शब्द ऐसा है। जैसे करंट टाइम में बुलडोजर बाबा का खड़ा हो जाता है और लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन यदि अंदेशा हो जाए कि ये बुलडोजर मेरे घर पे भी आ सकता है, यदि आपको अंदेशा है तो आप सिविल न्यायालय भी आ सकते हैं। सिविल न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं साहब, हमें अंदेशा है कि ये कल बाबा का बुलडोजर आ जाएगा, नगर पालिका या KDA या हमारा मकान गिरा देगी, इनको निषेधित कर दिया जाए। प्रिवेंटिव जो मेजर्स रिलीफ है वो उनको निषेधित कर दिया जाए कि ये ना गिराए। तो कम से कम आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि इस प्रॉपर्टी का लिटिगेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि यदि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसे तब तक नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक अंतिम निर्णय ना आ जाए। तो पर डे वाली की बात में यही आती है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन्हें देखना पड़ेगा, उससे संबंधित जो एक्ट हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा। खास करके ड्राफ्टिंग में विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि यदि हम ड्राफ्ट कर रहे हैं वादी और प्रतिवादी, कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ उस मुकदमे को दाखिल करने का, यह विशेष है। तो सर क्या अंदेशे पे स्टे मिल सकता है बाबा बुलडोजर के खिलाफ प्रशासन? क्यों नहीं मिल सकता? हम अंदेशे पे ले सकते हैं। यदि आपके KDA की प्रॉपर्टी है, आपको ये लगता है कि कल हमसे ऐसी चूक हो गई है कि जो मुझे नहीं पता थी और उस चूक को हम सुधार कर सकते हैं, और यदि सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो KDA आके मकान गिरा देगा, तो आप न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं कि साहब ये मुझसे चूक हो गई थी या मुझे नहीं मालूम था। चीज़ और साहब कि एक काका दादा अंगा समझ में नहीं आता, 6 का 8 का 5 का 3 का, ये क्या होता है? ये तो ठीक है। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ साथ एक किताब और सिविल जर्नल रूल। सिविल जर्नल रूल पुस्तक हम लोग जो पढ़ते थे कि किताबों को रखने का, जैसे नहीं होता, एक कक्षा 8 में था, भला ही कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें फाइलिंग करना, पुस्तकला क्या था, ऐसे सिविल जर्नल रूल है हमारा कि जो माननीय न्यायालय में प्रक्रिया एडाप्ट होती है कि दावा आया तो स्टे का 6/2, पेपर आया मिसलिनियस तो 74 बड़ा, ये तो ये सिविल जर्नल रूल में यहाँ तक है कि कैसे हमारी ड्राफ्टिंग होगी, पेपर का साइज क्या होगा, उसमें हम लिखेंगे तो कितना दाहिने तरफ छोड़ेंगे, कितना बाएं तरफ छोड़ेंगे, पेशकार की क्या ड्यूटी है, कलर की क्या ड्यूटी है, ये सिविल जर्नल रूल में सारी चीज़ें हैं। उसको यदि ये शायद चैप्टर आपने अच्छा बताया मुझे, ये मुझसे भी छूट रहा था, आपने सुधार कराया। सिविल जर्नल रूल भी हम लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए आपके पास। इसके लिए सजेशन हमने बताया था कि आपका जो 24 आवर है वो बेस्ट फ्रेंड मोबाइल है। कोई शब्द यदि आपको समझ में नहीं आता है, जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी मुझे नहीं आती, अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में ये बाहर से थोपी गई विदेशी भाषा थी, जिससे ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कह दिया गया। कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदी में या स्थानीय भाषा में जो हमारे राज्य की भाषा है उसमें आर्गूमेंट होने जा रहा है। हाई कोर्ट में आर्गूमेंट, जिस भाषा पे आपको कमांड हो, जिस भाषा पे आपको पकड़ हो, उस भाषा में ड्राफ्टिंग करिए,
उसी भाषा में आप आर्गूमेंट करिए। अंग्रेजी यदि नहीं आती है, तमाम ऐसे ऐप आ गए हैं जिसको डाउनलोड करिए, स्कैन करिए, आपको हिंदी में। और यदि हिंदी का कोई शब्द नहीं आ जाता है तो गूगल पे उस शब्द को लिखिए, ट्रांसलेट करिए। एक नहीं, पता नहीं कितने, अभी व्यादेश का यदि आप हिंदी जानना चाहें तो कम से कम हुक्मनामा, आज्ञापक, तमाम ऐसे 12 चीज़ें हैं कि जो आपको व्यादेश की हिंदी से। तो अब हम लोग सर एक लास्ट क्वेश्चन, कोर्ट फीस बता दीजिए। कोर्ट फीस की इंजंक्शन में क्या होगी? एक रुपया 50 पैसे। जैसे अब इंजंक्शन फाइल करेंगे तब कोर्ट फीस कितनी होती है कोर्ट में? एप्लीकेशन, मैं जिस टॉपिक पे आर्गूमेंट कर रहा हूँ उस पे केवल 1 रुपये 50 पैसे टेम्परेरी इंजेक्शन के एप्लीकेशन पे कोर्ट फीस लगती है। अगर आप डिक्री में जा रहे हैं तो डिक्री के उस विषय वस्तु पे निर्भर करता है कि उसका मूल्य क्या है, मूल्यांकन पे ही कोर्ट फीस तय। कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कोई कहता है 500 दे दो, कोई कहता है 1000 दे दो कोर्ट फीस। ये क्या है? ये प्रेयर क्या है आपकी? यदि आपने 2 प्रेयर किए, आप कोर्ट से 2 रिलीफ चाहते हैं तो निश्चित ही आपको कोर्ट फीस डबल देनी पड़ेगी। ये सिविल के एडवोकेट की अपनी एडवोकेसी है कि 2 प्रेयर को एक ही में कर दे तो 500 रुपये लगेगा। सर ये 500 ये कौन सी फीस होती है? यह मैक्सिमम फीस होती है अस्थाई से लेकर।